नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समय के खेल भी बड़े निराले होते हैं। समझ में नहीं आता है कि कब कैसे क्या बदल जाता है, क्या होता है और क्या होने की उम्मीद रहती है। अभी 6 महीने पहले तक, यानी जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने, तब ये उम्मीद ये की जा रही थी कि भारत से और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके जैसे निजी संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे, दोस्ती थी, जिस तरह की केमिस्ट्री थी, और अमेरिका और चीन के जैसे संबंध थे प्रतिद्वंदिता के। अमेरिका लगातार चीन को रोकने की कोशिश कर रहा था और भारत से अमेरिका पिछले 25-30 साल से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था। ये माना जा रहा था कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वो अमेरिका चीन को रोकने के लिए और कदम उठाएगा और इसमें उसका सबसे बड़ा मददगार भारत साबित होगा। भारत की मदद के बिना अमेरिका ये काम नहीं कर सकता था। तो इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप जो कदम उठाएंगे उसमें चीन के खिलाफ कदम ज़्यादा होंगे और भारत की ओर दोस्ती का हाथ ज़्यादा बढ़ेगा। हुआ इसका ठीक उल्टा। ठीक उल्टा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चीन से भी कोई दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन चीन के खिलाफ अमेरिका जिस तरह से खड़ा होगा उसकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। और भारत के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है वो पूरी दुनिया को चकित कर रहा है कि आखिर भारत ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से अमेरिका और ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज़ है कि वो वैश्विक नियमों को ताक पर रखकर भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। 25% का टैरिफ लगाया, उस पर 25% की पेनल्टी लगा दी। अब आप देखिए इसके बाद क्या हुआ ट्रंप का हाल। ट्रंप का ग्राफ जो है लगातार नीचे जा रहा है। लोकप्रियता का ही नहीं, उनकी प्रतिष्ठा का, उनकी देश की प्रतिष्ठा का, उनकी देश की विश्व में जो स्थिति है, ग्लोबल टेबल पे जो हैसियत है अमेरिका की, वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है। अमेरिका लंबे समय तक, खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, पूरे यूरोप का एक तरह से सुरक्षा दाता था। सबको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे रखा था अमेरिका ने। अब कह दिया है कि रूस यूक्रेन की युद्ध के मामले में भी कि यूरोप जाने, यूरोप का हिस्सा है यूक्रेन और उसका पड़ोसी है, और आप अपनी अपनी सुरक्षा सब लोग देखें, सुरक्षा पर अपना खर्च करें। अमेरिका इसकी गारंटी नहीं लेता। तो जापान से लेकर पूरा पश्चिमी यूरोप रक्षा पर अपना खर्च बढ़ाने जा रहा है, रक्षा उत्पादन पर खर्च बढ़ाने जा रहा है। जापान तो यहाँ तक कह रहा है कि हमको न्यूक्लियर ऑप्शन पर भी विचार करना चाहिए। वो जापान जो एकमात्र दुनिया का देश है जो न्यूक्लियर हमले का शिकार हुआ, जो न्यूक्लियर की बात पर बिदक जाता था, उसके विरोध में हमेशा खड़ा रहता था। भारत में जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो जापान बहुत नाराज़ हुआ था। सबसे ज़्यादा सैंक्शंस जापान ने लगाए थे। अब सब कुछ बदल गया है, लेकिन मैं इस बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय बदलाव के बारे में ज़्यादा नहीं, मैं बात करने जा रहा हूँ 4 देशों की: भारत, अमेरिका, चीन और रूस। इनके समीकरण में जो बदलाव आया है, कल ही यानी गुरुवार को भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि जो धमकी देने वाले हैं उनकी धमकी पर चुप रहने से उनका हौसला बढ़ता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। भारत के खिलाफ जो टैरिफ वॉर अमेरिका चला रहा है उसके खिलाफ चीन भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आप ऐसे किसी बयान की आज से 6 महीने छोड़िए, आज से 3 महीने पहले भी ऐसी उम्मीद कर सकते थे कि चीन की ओर से ऐसा बयान आएगा। चीनी राजदूत ने कहा कि एशिया में ग्रोथ के 2 बड़े इंजन हैं, चीन और भारत। भारत की दक्षता बायोमेडिसिन में, उसके अलावा आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है। चीन की ताकत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में ही शामिल है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अगर ये दोनों देश मिलकर काम करें तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जाने वाले हैं चीन एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, और वहाँ पर तय है कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग से भी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी।
अभी पिछले कुछ दिनों में ही जब से ये अमेरिका ने शुरू किया है, हमारे विदेश मंत्री 2 बार जा चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ए.के. डोवाल साहब ये सब रूस की यात्रा, मॉस्को की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन ये देखिए कि अमेरिका के लोग क्या कह रहे हैं ट्रंप और अपनी सरकार के बारे में। एक सज्जन है जॉन बोल्टन, नाम आपने ज़रूर सुना होगा इन दिनों, खास तौर से आजकल टीवी वगैरह पर भी काफ़ी आ रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। वो ट्रंप के बारे में कह रहे हैं कि ट्रंप के पास न तो कोई विजन है न स्ट्रेटजिक थिंकिंग है। ये अपने राष्ट्रपति के बारे में कह रहे हैं जिनको सर्व कर चुके हैं। उन्होंने कहा भारत पर जो 25% और फिर 25% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, वो बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक ब्लंडर है, ये उनका कहना है। वो कह रहे हैं कि ये टैरिफ लगाकर वो रूस पर दबाव बनाना चाहता था। ये जो दांव खेला ट्रंप ने, वो दांव पूरी तरह से फेल रहा। पुतिन जरा भी दबाव में, रूस जरा भी दबाव में नहीं आया, बल्कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जो 3 घंटे की बातचीत हुई, उसमें कोई भी कंसेशन अमेरिका को देने से मना कर दिया। तो अलास्का से खाली हाथ लौट कर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद से आप देखिए कि उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। ट्रंप इतने लंबे समय तक चुप रहे, ऐसा कब हुआ था ये याद करना भी मुश्किल होगा। तो पुतिन ने जो झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो सोच रहे थे अलास्का जाएंगे, पुतिन से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का या तो उसकी घोषणा हो जाएगी या उसका रास्ता तय हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ ऐसा। उसकी बजाय यूरोप के बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष हैं, वो अमेरिका पहुंचे ट्रंप से जानने के लिए कि आखिर बातचीत क्या हुई। तो ट्रंप ने जो कुछ कहा, जो निकल कर सामने आया है, उसके मुताबिक ट्रंप गए थे रूस पर दबाव डालने और लौटे रूस का दबाव झेलकर। वो एक तरह से रूस का जो पक्ष है वही रख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को, यानी यूक्रेन को, रूस ने उनके देश के जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया है उसको भूल जाना पड़ेगा। और सुरक्षा की कोई गारंटी जो है वो नेटो नहीं दे सकता, अमेरिका नहीं देगा यूक्रेन को। यूरोप के देश देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और ये रूस की शर्त माननी पड़ेगी कि यूक्रेन को कभी नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। अब इस तरह की बातें जो, मतलब आप देखिए, ये सब बातें हैं जो पिछले कुछ दिनों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोल रहे थे। तो अलास्का से लौटकर ट्रंप पुतिन की भाषा बोलने लगे हैं। अब ये चमत्कार कैसे हुआ ये समझना मुश्किल है। लेकिन भारत पर लौट कर आते हैं। भारत और चीन के संबंध धीरे धीरे सुधर रहे थे। गलवान क्राइसिस के बाद बहुत ही खराब हो गए थे। वो लगभग उस स्तर पर पहुंच गए थे जहां 1962 में भारत चीन युद्ध के समय था, और वो सुधार की प्रक्रिया बड़े धीमी गति से लंबे समय तक चलने वाली थी। ट्रंप के इस टैरिफ वॉर ने उस प्रक्रिया को बहुत तेज़ कर दिया। उनके बयानों ने, उनकी कार्रवाई ने एक कैटलिस्ट का काम किया। दोनों देशों के संबंध तेज़ी से सुधरने लगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, चीन पर भरोसा मत कीजिए। भारत को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस समय भारत को चीन की ज़रूरत है और चीन को भारत की ज़रूरत है। तो ये परस्पर लाभ का सौदा है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखना चाहिए। इस समय की जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें चीन और भारत का करीब आना दोनों के लिए हितकारी है। इसलिए दोनों इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और चीन के राजदूत ने, जो भारत में चीन के राजदूत हैं, उन्होंने कहा भी कि भारत और चीन मिल जाएं तो इस बुली अमेरिका का, ट्रंप का सामना कर सकते हैं। अब आप समझिए कि सीधी सीधी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को धमकी है। और अभी इसमें तीसरा पक्ष रूस तो आया ही नहीं है। ये तीनों अगर मिलते हैं, और हालत देखिए अमेरिका में क्या हो गई है। जॉन बोल्टन ने ठीक कहा कि जो सलाहकार हैं ट्रंप के, वो सब यस-मैन हैं, जी हुजूर करने वाले हैं। उनके पास अपनी कोई सोच नहीं है। जिसके पास सोच है उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। तो इसलिए ट्रंप को न तो कोई सही सलाह देने वाला है, न
ट्रंप किसी की सलाह सुनने वाले हैं। इसलिए ट्रंप जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हित कर रहे हैं। और वहाँ से जो बातें आ रही, जिस तरह से भारत को धमकाने की कोशिश हो रही है, उसे केवल आप हास्यास्पद कह सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनके एक वित्तीय सलाहकार हैं जिन्होंने भारत को धमकी दी है कि तुम्हारे पास जो फॉरेन रिजर्व है, जो डॉलर हैं, उनको खर्च करने के लिए अमेरिका की परमिशन की ज़रूरत होगी। अमेरिका से व्यापार में खर्च कर सकते हो या अमेरिका जहां कहेगा जिस व्यापार में वहां खर्च कर सकते हो। अब इसको दिमागी दिवालियापन कहना चाहिए। कौन सा देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कहां, किस मद में, किस तरीके से खर्च करेगा, ये उस देश का सार्वभौमिक हक है, उसका अधिकार है। अमेरिका कौन होता है बोलने वाला कि भारत कहाँ खर्च करे, उसके पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कहाँ खर्च करे। दरअसल ये एक तरह से उकसा रहे हैं भारत को, चीन को, रूस को, ब्रिक्स के दूसरे सदस्य देशों को कि तुम डॉलर को छोड़ो। तो ट्रंप की नीतियाँ दुनिया के एक बड़े हिस्से को, जिसमें ब्रिक्स के देश और ग्लोबल साउथ शामिल है, उनको डी डॉलराइजेशन की ओर धकेल रहे हैं। ये देश डी डॉलराइजेशन की ओर अभी जाना भी नहीं चाहते, लेकिन ट्रंप की नीतियां उसी ओर उनको धकेल रही हैं, धक्का दे रही हैं कि डॉलर पर निर्भरता छोड़ो, डॉलर से दूरी बनाओ। तो घूम फिर कर सवाल पिछले कुछ महीने से, बल्कि कहें कि 10 मई के बाद से जो आ रहा है, वो आखिर अमेरिका और ट्रंप इतना बौखलाए हुए क्यों हैं। हर बार उसका एक ही जवाब आता है। ये जो नूर खान एयरबेस पर हमने हमला किया पाकिस्तान के, उसने अमेरिका की और ट्रंप की नींद उड़ा दी है। वहाँ पर अमेरिकी परमाणु हथियार थे, ये अब लगभग पक्का हो चुका है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक या जो है सरकारी स्तर से घोषणा नहीं हुई है। ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत ने उसके न्यूक्लियर एसेट्स के पास हमला किया, और भारत को ये पता चल गया कि अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान में कहाँ पर हैं। अमेरिका का अवॉक्स गिरा दिया, F-16 गिरा दिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अकल्पनीय थी, लेकिन हमने 7 से 10 मई के बीच में ये सब करके दिखा दिया। दुनिया को भारत की एक नई ताकत से परिचित करा दिया। भारत की इस नई ताकत के लिए अमेरिका तैयार नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को लगता था कि जब तक हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, जब तक हम मिलिट्री हार्डवेयर जो सोफिस्टिकेटेड है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने हैं, वो भारत को नहीं देंगे, भारत सक्षम नहीं हो पाएगा। भारत ने कहा कि हमको ज़रूरत ही नहीं है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, अमेरिकी मिलिट्री हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, और हम अमेरिका के बिना, आप याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त का भाषण लाल किले से, कहा कि जेट के लिए इंजन भी हम घर में ही बनाएंगे। ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को जवाब था। जी से हमारा 2 साल पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो हमें हमारे एमका के लिए जो फाइटर जेट है 5th जनरेशन, उसके लिए इंजन प्रोवाइड करेंगे, उसकी सप्लाई करेंगे। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद रुकवा दिया। पहले बाइडेन ने उसको स्लो कराया, ट्रंप ने रुकवा दिया था, लेकिन जी ने अब वो सप्लाई शुरू कर दी है ट्रंप के विरोध के बावजूद, क्योंकि जी को अपना उसमें बिजनेस दिख रहा है। जी कंपनी है जो फाइटर जेट्स के लिए इंजन बनाती है। अगर भारत अपना सारा जो सौदा है, जो ऑर्डर है, कैंसिल कर दे, तो जी की हालत खराब हो जाएगी। अभी तो भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई की नहीं है ठीक से। जितने बड़े पैमाने पर अमेरिकी कंपनी बोइंग को यात्री विमानों का ऑर्डर दिया है भारत की 2 एयरलाइंस ने, एयर इंडिया और इंडिगो, वो दोनों अगर कैंसिल कर दें तो अमेरिका में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ जाएगी और बोइंग के सामने सर्वाइवल का संकट खड़ा हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे कदम हैं जो भारत उठा सकता है, लेकिन भारत अभी जो वैश्विक नियम हैं, अभी नियमों के अनुसार खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। नियम तोड़कर जो है ट्रंप की तरह कोई कदम नहीं उठा रहा है। और भारत के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है।
और ट्रंप के पास ऑप्शंस की भारी कमी है। ट्रंप धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने खिलाफ करते जा रहे हैं और दुनिया के ज़्यादातर देश धीरे धीरे भारत के पक्ष में खड़े होते जा रहे हैं। सबको लग रहा है कि ट्रंप भारत के साथ गलत कर रहे हैं। ये फीलिंग जो है दुनिया के तमाम देशों में लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें पाकिस्तान और टर्की को शामिल मत कीजिए। उसके अलावा चीन, जिससे हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से खुलकर साथ देगा, वो खुलकर साथ आ गया है। अब चीन को दिखाई दे रहा है कि ये अगर स्थिति चलती रही तो एक तो क्वाड जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा, दूसरा ब्रिक्स बहुत तेज़ी से मजबूत हो जाएगा, तीसरा अमेरिका पर दबाव डालने के लिए चीन के पास पहले भी बहुत कुछ था, अब और ज़्यादा ताकत हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत, चीन और रूस मिल जाएं तो अमेरिका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी हालत धीरे धीरे बहुत खस्ता होती जा रही है और आने वाले समय में और बिगड़ने वाली है। उसका एक बड़ा कारण बनने वाला है भविष्य में कि उनको अपना रक्षा खर्च बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना पड़ेगा। अमेरिका ने उनको अब सुरक्षा कवच देने से मना कर दिया है। ये बात अब यूक्रेन को भी समझ में आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप उसका कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। तो वो अब चाहते हैं कि सीधे रूस से यानी पुतिन से सीधे बातचीत हो। तो जो युद्ध 24 घंटे में ख़त्म करने का दावा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अगर 24 साल भी राष्ट्रपति रहें तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये बात उनको समझ में आ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध रूस की शर्तों पर ही ख़त्म होगा, रूस की शर्त पर ही रुकेगा। अलास्का में जो बैठक हुई ट्रंप और पुतिन की, उसके बाद ट्रंप को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो ट्रंप जो है अभी तक कोई युद्ध कायदे से रुकवा नहीं पाए। वो कॉन्गो और कहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ रुकवा दिया। दरअसल उनका झूठ लगातार सामने आता जा रहा है। उन्होंने कहा था कि यूएसएड ने भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए इतने मिलियन डॉलर खर्च किया था। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आया कि भारत में क्यों हम जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं। अब उनके प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई पैसा नहीं दिया गया था। तो ट्रंप तब झूठ बोल रहे थे या अमेरिकी प्रशासन अब झूठ बोल रहा है? तो दुनिया में ट्रंप एक झूठे नेता के रूप में, एक बुली के रूप में सामने आए, जो धमकी देता है, धौंस पट्टी दिखाता है। उसके पास एक ही हथियार है, टैरिफ अनाउंस करने का। लागू करने की हिम्मत नहीं हो रही है। अभी इसका टेस्ट तुरंत होने वाला है। भारत पर जो 25+25 50% टैरिफ लगाया है, उसके लागू होने की तारीख 27 अगस्त है। अब देखना है कि 27 अगस्त को ट्रंप क्या करते हैं। और ट्रंप ने अगर इसको लागू किया तो आप समझिए कि दुनिया में उनका विरोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा, भारत की ताकत और बढ़ जाएगी और भारत को मौका मिल जाएगा या कहें कि बहाना मिल जाएगा अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएशन का, जवाबी कार्रवाई का। और वो जवाबी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई जो है, जिसको प्रधानमंत्री ने बड़े साफ साफ शब्दों में जिसकी ओर इशारा किया कि हम अपने को मजबूत बनाएं, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाएं। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही DRDO ने टेस्ट किया है अग्नि 5 मिसाइल का। अब आप समझिए ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। इसकी रेंज जो है, इसकी मारक क्षमता जो है वो 5000 किलोमीटर है और थोड़ा पेलोड कम कर दीजिए तो 7000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत की ताकत क्या होने जा रही है। और इस दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है, लगातार रिसर्च और डिज़ाइन के स्तर पर काम हो रहा है और भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना में इन हथियारों को शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है। और जो टाइमलाइन पहले तय थी कि इस समय तक ये होगा, इस समय तक ये होगा, वो सब टाइमलाइन स्क्वीज़ की जा रही है। समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं। तो भारत बहुत तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। GST का 2nd जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए 2 कमेटियां बन गई हैं, उन पर काम हो रहा है।
तो भारत इन दोनों मोर्चों पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और समझ गया है भारत इन दोनों मोर्चों पर मजबूत हुए बिना काम चलने वाला नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि निर्धन भगवान इंद्र को भी कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए भारत को धनवान बनना है, आर्थिक दृष्टि से भी और सैन्य दृष्टि से भी, तभी दुनिया में उसकी पूछ बढ़ेगी। और भारत इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी अभियान में लगा हुआ है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।